हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आज हमें शुरू करना है पेज नंबर 261 से, फ्रॉम द टॉपिक 15.1.2 पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। So the first pattern which we have to study in today's class is latitudinal gradients. The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world but शोज़ अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लाइन में हमें बताया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो हर जगह वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है। वो तो हमें भी पता है, कहीं पर हमें जैसे कोल्ड एरियाज़ में पोलर बियर्स मिलेंगे तो मार्शी एरियाज़ में हमें कुछ और चीज़ें मिलेंगी। तो हर जगह मतलब कि डाइवर्सिटी अलग अलग है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। Next line is, for many group of animals or plants there are interesting patterns in diversity, the most well known being a latitudinal gradient in the diversity। तो ये बताते हैं कि अब जो सबसे मोस्ट वेल नोन जो ग्रेडियंट है वो क्या है, लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इन जर्नल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें हमें बताया गया है कि स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो घटती है, मतलब इक्वेटर पर ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ मिलेंगी, और जब हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो कम डाइवर्सिटी होगी। जैसे वहाँ पर हमें पता है एक दो ही एनिमल्स मतलब मिलते हैं, मतलब मिलते तो कई हैं लेकिन जितने एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर वहाँ पर कम मिलते हैं। तो उस तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इक्वेटर पर ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होगी और पोल्स पर कम होगी। नेक्स्ट लाइन इज, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स जिनकी लेटिट्यूडनल रेंज क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। तो ये तो आपको पहले याद रखना है कि ट्रॉपिक्स की लेटिट्यूडनल रेंज क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। हार्बर मोर स्पीशीज़ देन टेम्परेट और पोलर एरियाज़। तो यहाँ पर बताया गया है कि थोड़ी बहुत तो एक्सेप्शन होती है लेकिन जो ट्रॉपिक्स हैं उस पर ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट और पोलर एरियाज़। नेक्स्ट लाइन इज, कोलम्बिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड, while New York at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71 degree north has only 56 species। तो यहाँ पर हमें बर्ड्स की स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है। कोलंबिया जो एक कंट्री है वो जो इक्वेटर के पास लाई करती है उसमें 1400 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पर लोकेटेड है वहाँ पर 105 है, और ग्रीनलैंड थोड़ा और पोल की साइड है तो वहाँ पर कितनी 71.1 डिग्री नॉर्थ पर कितनी स्पीशीज़ हैं, 56 स्पीशीज़। तो आप देख सकते हैं कि जब इक्वेटर पे थे हम तो वहाँ पर कंपैरेटिवली स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम हो रही है। और ये वैल्यूज़ भी आपको याद रखनी है, कोलंबिया में कितनी है, ग्रीनलैंड में कितनी है और ग्रीनलैंड कितनी डिग्री पर लोकेटेड है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया का मेन लैंड एरिया कहाँ है, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स में, इसलिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी पाई जाती है क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो अब यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में भी बताया गया है, तो इंडिया की कितनी है 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। अभी जैसे बर्ड्स की हमने 4 जगह की बात की, तो आपको ना कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, मान लीजिए चारों कंट्री दे दी और बोला कि इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें कि किस में ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है किस में कम, तो आपको ये नंबर याद होगा तभी तो आप अरेंज कर पाएंगे ना, तो आपको इसे ढंग से कवर करना है। Next line is, a forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species as that of the vascular plants as a forest of equal area in the temperate region like Midwest of the USA। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ बात पता चली कि जो एक ट्रॉपिकल रीजन है उसमें ज़्यादा होंगे प्लांट्स, क्योंकि जैसे हमने डाइवर्सिटी पहले ही पढ़ा था कि ट्रॉपिकल रीजन्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी टेम्परेट और पोलर एरियाज़ के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू दी है कि 10 टाइम्स ज़्यादा है। किसके बारे में बात की गई है, एक ट्रॉपिकल रीजन की जो कि इक्वेडोर में है और एक वेस्कुलर प्लांट्स की जो कि टेम्परेट रीजन में है जैसे कि मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो मान लीजिए एक आपको एजर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया, वहाँ पर बोला कि इक्वेडोर में जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू द मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। इसका फिर रीज़न दिया गया कि जो इक्वेडोर है वो ट्रॉपिकल रीजन है और टेम्परेट रीजन है मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी क्योंकि हमें पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट लाइन इज, द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। It is a home to more than 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 species of birds, 427 species of mammals, 427 species of amphibians,
378 species of reptiles and of more than 1,25,000 invertebrates। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अमेज़न फॉरेस्ट जो है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में और मेनली ब्राज़ील में। तो उनकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है नीट 2020 का। और इसमें अब जो आपको अलग अलग स्पीशीज़ की वैल्यू दी गई है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे मैंने, आप देख सकते हैं साइड में टेबल बनाई हुई है, तो आप भी उस तरीके से सारी वैल्यूज़ को एक तरीके से साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि उस तरीके से याद करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे बुक से पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ ऐसे दी हुई हैं। Next line is scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। तो साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करा है कि ये जो फॉरेस्ट है अमेजोनियन फॉरेस्ट, यहाँ पर एटलीस्ट 2 मिलियन स्पीशीज़ वेट कर रही है डिस्कवर होने का। मतलब 2 मिलियन इंसेक्ट की स्पीशीज़ और डिस्कवर हो सकती है। सिर्फ इंसेक्ट की स्पीशीज़ की बात करिए तो ये आपको याद रखना है, और नंबर भी कि कितनी, 2 मिलियन आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। और कई बार हम ये याद रख लेते हैं, हाँ 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज़। तो फिर अगर मान लीजिए दिया गया कि 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी है, नहीं, ये डिस्कवर होने वाली है, मतलब ये हुई नहीं है। नेक्स्ट लाइन इज व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तब जैसे हम कई देर से पढ़ रहे हैं कि ट्रॉपिक्स में ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो इसका मेनली रीजन है क्या? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to the frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for the millions of years. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि इकोलॉजिस्ट और कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे हाइपोथेसिस दिए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीसिएशन, जो है वो टाइम का फंक्शन है, जिसमें कि जैसे टेम्परेट रीजन है उनमें ज़्यादा फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशंस हुए, लेकिन जो ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स हैं उनमें नहीं हो पाए, तो वो अनडिस्टर्ब्ड रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, तो उनको ज़्यादा एवोल्यूशनरी टाइम मिला, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिफिकेशन हुई। So the next line is and thus had a long evolutionary time for the species diversification. Next is the second point. Tropical environments, unlike the temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, टेस्ट में भी कई बार आती है, इसे कई बार चेंज करके दे दिया जाता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब जैसे यहाँ पर बताया कि ट्रॉपिकल रीजन्स होते कैसे हैं, वो लेस सीजनल होते हैं, मतलब वहाँ पर सीजन्स जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते, रिलेटिवली ज़्यादा कांस्टेंट होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं कि हाँ उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा, इस मंथ में ऐसा होगा, इस मंथ में ऐसा होगा। जैसे हम इंडिया में ही है, हम ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते, तो हमारा ऑलमोस्ट एक फिक्स टाइम है ना कि इन मंथ्स में रेनी सीजन आएगा, इन मंथ्स में विंटर सीजन आएगा, तो इस तरीके से बात की गई है। अब इस लाइन को आपको ट्रू फॉल्स में ऐसे भी दे सकते हैं। मान लीजिए ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल, रिलेटिवली लेस कॉन्स्टेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे हाँ कुछ ऐसा सीजनल वाला कांस्टेंट वाला पढ़ा तो था, नहीं, आपको एक एक वर्ड पे पूरा ध्यान देना है, कहाँ पर लेस लिखा है, कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, तो आप अच्छे से कवर करेंगे। तो ये जो 2 मेन पॉइंट्स बताए गए, इसका आपको ध्यान रखना है। पहला तो कि स्पीशिएशन फंक्शन ऑफ टाइम है और टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा ग्लेसिएशंस हुई, और दूसरा ये कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स जो हैं वो कंपेरेटिवली लेस सीजनल हैं, ज़्यादा कॉन्स्टेंट हैं और प्रिडिक्टेबल हैं। Next line is such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity। तो वहाँ का जो पर्टिकुलर निश होता है ना, जहाँ पर मतलब वो constant environments हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर निश का स्पेशलाइजेशन हो जाता है और उस वजह से ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होती है। एक अब आपको थर्ड पॉइंट और याद रखना है, देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड दस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। अब जो ट्रॉपिकल रीजन्स है ना, वहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा सोलर एनर्जी आती है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और इनडायरेक्टली स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो ये था पहला पॉइंट जो कि हमें कवर करना था, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, दैट इज स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशंस इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit। तब आप देख सकते हैं इस छोटी सी लाइन में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं। पहले तो ये कि किस साइंटिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वो थे कौन?
किस कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी से, क्योंकि जर्मन लिखा हुआ है। और क्या थे वो? नेचुरलिस्ट भी थे और जियोग्राफर भी थे। और उन्होंने रिसर्च अपनी कहाँ करी थी? साउथ अमेरिकन जंगल्स पे। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो स्पीशीज़ की रिचनेस है वो जितना एरिया बढ़ता है उसकी तरह से बढ़ती है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक। ये नहीं है कि बस बढ़ती ही जाएगी। तब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा, एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इन्होंने किसके बीच में अपना ग्राफ स्टडी करा? स्पीशीज के रिचनेस और एरिया के बीच में। और कई सारे टेक्सा इन्होंने कंसिडर करे, जो कि क्या थे? एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स और फ्रेश वाटर फिशेस। ये भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या इन्होंने कंसिडर किए थे, 4 चीज़ें। तो उनका जो ग्राफ उन्होंने बनाया था वो कैसा आया? दैट इज़ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपको ये शेप भी याद रखनी है। नेक्स्ट लाइन is on a logarithmic scale. The relationship is a straight line described by the equation log s is equal to log c plus z log a. तो अब यहाँ पर बताया गया कि अब जब हम लॉगरिथमिक स्केल पर सेम चीज़ों को प्लॉट करते हैं तो जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और उसकी इक्वेशन हमें बताई गई है log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ये आपको याद रखना है। और स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हम सिंपल मैथमेटिक्स से भी देख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो S है दैट डिनोट्स द स्पीशीज रिचनेस, A डिनोट्स द एरिया, Z डिनोट्स द स्लोप ऑफ द लाइन, जिसे हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट के नाम से भी जानेंगे, और ये नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और C जो है वो Y के इंटरसेप्ट को शो करता है। अब एक बार हम ये ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि वाई एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया। वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे स्पीशीज रिचनेस, एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया गया है एरिया, और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप ब्लू कलर के ग्राफ से देख सकते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? एस इज इक्वल टू सी ए पावर जेड। और जो रेड कलर से लाइन शो की गई है दैट इज ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल whose equation is log s is equal to log c plus z log a। तो ये फिगर है showing species area relationship। Note that on a log scale the relationship becomes linear। आई होप सो आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे का थ्योरी पोर्शन, जहाँ पर लिखा गया है इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यूज ऑफ जेड। जेड हमने क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ द लाइन की बात हो रही है, जिसे कि हम रिग्रेशन कॉफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। उसकी वैल्यू लाई करती है 0.1 से 0.2 तक, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन। तो इकोलॉजिस्ट ने बताया कि जेड की वैल्यू लाई करेगी 0.1 से 0.2 के बीच में, और इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी कि किस टेक्सोनोमिक ग्रुप की हम बात करें या किस रीजन की बात करें, ये हमेशा इतनी ही जगह पर लाई करेगी। वेदर इट इज़ अ प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। तो वही बताया कि कहीं की भी बात कर लो, चाहे ब्रिटेन के प्लांट्स की बात कर लो, बर्ड्स ऑफ कैलिफोर्निया की बात कर लो, या मोलस्क ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट की बात कर लो, हर जगह जो है स्लोप्स जो हैं वो अमेजिंगली सिमिलर रहेंगी। But if you analyze the species area relationship among very large areas like the entire continents, you will find that the slope of the line appear to be much steeper। तो अब जब हम बड़े कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, बड़े एरियाज़ की, तो जो स्लोप होगी वो स्टीपर हो जाएगी कंपेरेटिवली। और z की वैल्यूज़ किस रेंज में आएंगी तब? 0.6 से 1.2 तक। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस पहले तो आपको पता होना चाहिए होते क्या है। फ्रूगीवोरस आर द फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। तो अब हमें एग्जांपल दिया गया है फ्रूगीवोरस बर्ड्स का और मैमल्स का, जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में लाई करते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के। उनका जो स्लोप होगा उसकी पर्टिकुलरली वैल्यू दी गई है, दैट इज 1.15। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू स्टीपर स्लोप्स मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। स्टीपर स्लोप्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है लार्जर द एक्सप्लोर्ड एरिया मोर इज द स्टीपनेस। तो इस लाइन का मतलब है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ग्राफ की स्टीपनेस होगी। आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। आज हमें यहीं तक कवर करना था। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।